लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स कवर किया था, है ना। अपन ने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखी, प्रॉपर्टीज़ देखी, डिग्री देखी, देन मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स देखे, टर्म्स लाइक अलाइक देखी अपन ने। उसके बाद अपन ने शायद वैल्यूज़ और ज़ीरोज़ की बात करी पॉलिनोमियल के। उसके बाद अपन ने रूट्स और सॉल्यूशंस में अंतर समझा। उसके बाद अपन ने रिमाइंडर थ्योरम की, फिर फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है, उसमें रिमाइंडर ज़ीरो आता है ना। आज अपन ये क्लास शायद थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, सेट्स ये थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, या फिर अपन 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे इस क्लास को, देखते हैं, है ना। तो आज का अपना टॉपिक है सेट्स, इसी में चल रहा है, इसी चैप्टर में, है ना। तो सेट्स होते क्या है? सेट्स होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन of distinct objects ये होते हैं वेल डिफाइंड, यानी कि क्लियरली मेंशन होते हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती। कलेक्शन, एक जैसी चीज़ों का कलेक्शंस होते हैं, सिमिलर वैल्यूज़ का कलेक्शन। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक जैसे नहीं हो सकते, मतलब सेम नहीं हो सकते, ध्यान रखना। पहली चीज़ सेम नहीं हो सकते, दूसरी चीज़ सिमिलर होंगे, तीसरी चीज़ क्लियरली मेंशन होंगे कि किसकी बात कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि किसकी बात कर रहा है। वेल डिफाइंड मतलब वो क्लियर होंगे कि भाई यही पर्टिकुलर वो मेंबर्स है, यही पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट्स है ना। जैसे तुम्हारे को एग्जांपल बताता हूँ। अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि स्टार्टिंग 5 प्राइम नंबर्स बताओ मुझे, स्टार्टिंग 5 प्राइम नंबर्स, अब देखना इसकी बात करते हैं अपन। पहली चीज़ तो किसकी बात हो रही है? प्राइम नंबर्स की। कलेक्शन किन का है? प्राइम नंबर्स का, है ना। वेल डिफाइंड क्या बोला है? प्राइम नंबर्स तो खूब सारे हो सकते हैं, बट वेल डिफाइंड बताने के लिए इसने स्टार्टिंग के 5 बोले हैं कि सिर्फ शुरू के 5 चाहिए, और शुरू के 5 सारे डिस्टिंक्ट होंगे, तो इसका सेट क्या बनेगा? जैसे अपने पास कौन कौन से शुरू के प्राइम होते हैं? 2, 3, 5, 7 और 11, ये होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सेट। तो अपन ने वेल डिफाइंड कलेक्शन समझे। कलेक्शंस किसका है? प्राइम नंबर्स का। वेल डिफाइंड क्यों बोला गया है? क्योंकि तुम्हें पर्टिकुलर पता है किन की बात कर रहा है, कोई वो नहीं है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब देखो सारे अलग अलग है। मैं 3 को 2 टाइम्स में नहीं लिख सकता, 5 को 2 टाइम्स, सब अलग अलग होनी चाहिए। रिपीट कभी नहीं होंगे, डुप्लीकेट कभी नहीं होंगे। यानी कि अगर तुम्हें कोई ऐसे बोलते ना कि वही है, देखो 2 रिपीट नहीं हो रहा, या 3 रिपीट नहीं हो रहा, 5 रिपीट नहीं हो रहा, सिंपल सी बात होती है ना। ये होते हैं तुम्हारे सेट्स। और एग्जाम्पल समझना है, और एग्जाम्पल समझते हैं। चलो, तुम्हारे को कोई बोले कि अल्फ़ाबेट्स इन अभिषेक, लेट्स से ये तुम्हारा है, इसका सेट क्या बनेगा देखना। पहले तो कलेक्शन क्या बोल रहा है? अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। किस में होने चाहिए? सिर्फ अभिषेक में ढूंढने हैं तुम्हें, अभिषेक के बाहर कहीं नहीं जाना है। कलेक्शन क्या है? अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। किस में ढूंढना है? सिर्फ अभिषेक में ढूंढना है, अभिषेक के बाहर जाना ही नहीं अपने को। अब देखना तुम क्या लिखोगे। ए बी, स्मॉल में लिखते हैं अपन, है ना, सॉरी अगेन, स्मॉल में लिखते हैं। चलो, ए बी एच आई एस एच ई के, ठीक है, ये हो गए। बट अब मैंने एक और चीज़ बताई है
कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट दो बार रिपीट नहीं होगा। ए एक बार है, बी एक बार है, एच दो बार है, दिक्कत है ना। आई एक बार है, एस एक बार है, ई एक बार है, के एक बार है, बट एच कितनी बार है, दो बार है। तो इस सेट को प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा एच कॉमा आई कॉमा एस। अब एच आ चुका है देखो पहले ही, तो ई कॉमा के, ये होगा इसमें अल्फ़ाबेट्स, ये होते हैं सेट। तो तुमने देखो कलेक्शन समझा, वेल डिफाइन क्यों यूज़ किया गया वो टर्म समझी, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या बोल रहा हूँ कि रिपीटेशन नहीं होंगे या डुप्लीकेट आइटम्स नहीं आ सकते। तीनों चीज़ें समझ में आई है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब देखो ये क्लियर है। चलो अब सेट्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट, सॉरी अगेन, है ना। और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, सॉरी अगेन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ये लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में कंफ्यूज होता है ना। जैसे तुम्हारे पास कोई एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये होता है सेट। सेट किससे डिनोट किया जा रहा है, कैपिटल से। ये क्या है, ये एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स है, क्लियर है। अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा आगे देखते हैं। देखो एक सिंबल होता है ये सिंबल यूज़ किया जाता है बिलोंग्स टू, और इसी पे अगर ऐसे क्रॉस लगा दोगे ना तो इसको बोलते हैं डस नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल्स तुम्हारे को अभी उतने यूज़फुल नहीं लगेंगे, थोड़े बहुत रहेंगे, बट जब तुम हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो खूब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो पहले से कन्वीनियंट रहो इनमें। तो जैसे देखते हैं, चलो अब मेरा सेट था एक ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। अगर मैं बोलूँ कि ए बिलोंग्स टू ए, क्या ए सेट को बिलोंग करता है, यानी कि जो स्मॉल ए है वो ए सेट में है या नहीं है। और अगर मैं बोलूँ बी है या नहीं है, सी है या नहीं है, डी है या नहीं है। अगर मैं बोलूँ ई बिलोंग्स टू ए, क्या ई ए में बिलोंग करता है, ई है क्या ए में, नहीं है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। बट अगर मैं वही लाइन ऐसे लिख दूँ ई डस नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ट्रू है। ऐसे ही चलो मुझे बताओ एफ ए में बिलोंग्स टू ए डस नॉट बिलोंग्स टू, डस नॉट बिलोंग्स टू। जी ए में डस नॉट बिलोंग्स टू, है ना। एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये क्लियर है। बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो मेथड्स देखते हैं सेट को राइट लिखने के। दो मेथड्स होते हैं, टू राइट सेट। दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है तुम्हारा रोस्टर मेथड, जिसको तुम और क्या बोलते हो, टैब्यूलर मेथड। एक मेथड होता है तुम्हारा ये रोस्टर मेथड और
टेबुलर मेथड जो अपन ने अभी देखा कि ए इक्वल्स टू सिंपली एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स लिख दिए जाते हैं, या फिर प्राइम नंबर वाला अपन ने देखा, इसमें क्या थे 2 3 5 7 11, ये थे ना टॉप 5 प्राइम्स, स्टार्टिंग 5 प्राइम, सॉरी अगेन। तो ये होता है रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, या फिर इसका एक और नाम होता है प्रॉपर्टी मेथड। इसमें एलिमेंट्स को इंडिविजुअली डिफाइन नहीं किया जाता, उनकी प्रॉपर्टी पे बात की जाती है। जैसे देखना, इन दो सेट्स को ही मैं डिफाइन करूँगा। अब ए में देखना, ए में क्या आएगा, कुछ एलिमेंट आएगा एक्स, वो एक्स क्या होगा, इस पे बात करनी है अपने को, है ना। जैसे लिख देते हैं इधर कुछ भी, एक्स बिलोंग्स टू लिख देते हैं, या फिर एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ाबेट्स, या एक्स इज स्टार्टिंग 4 एलिमेंट्स ऑफ। प्रॉपर्टी तुम कैसे भी लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, तुम बिलोंग्स टू का यूज़ करना चाहो या नहीं करना चाहो। चलो लिख देते हैं स्टार्टिंग 4 अल्फ़ाबेट्स, या फिर प्राइम वाले को अपन देखो कैसे डिनोट करेंगे। प्राइम वाले को अपन डिनोट करेंगे एक्स बिलोंग्स टू स्टार्टिंग 5 प्राइम नंबर्स, या फिर ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं अपन, एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उन एलिमेंट्स की, है ना। जैसे कि और दिखाता हूँ तुम्हें एग्जांपल, लेट से तुम्हें लिखने हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए एक सेट बना देते हैं बी इक्वल्स टू वाई कुछ भी हो सकता है, और वाई कुछ क्या होगा, वाई बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। और स्टार्टिंग 5 नंबर्स नहीं लिखने तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको पी को ही और फॉर्म्स में लिख के बताता हूँ मैं तुम्हें। पी को और क्या लिखा जा सकता है, देखो एक्स is less than 12 and x belongs to prime numbers। अब ये प्रॉपर्टी देखो, ए की सेट को अपन ने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के वे में लिख दिया। देखो पहला लिखा है मैंने x बिलोंग्स टू स्टार्टिंग 5 प्राइम नंबर्स, यानी कि जो शुरू के 5 नंबर्स है वो एलिमेंट्स है मेरे। दूसरे में मैंने क्या लिखा है कि x प्राइम नंबर तो होना चाहिए, लेकिन एंड x 12 से छोटा भी होना चाहिए। x प्राइम नंबर है और x 12 से छोटा है, तो कौन कौन से नंबर है, 2 3 भी 12 से छोटा है, 5 भी 12 से छोटा है, प्राइम है, 7 भी 12 से छोटा है, प्राइम है, 11 भी 12 से छोटा है, प्राइम नंबर है। समझे, ऐसा नंबर जो दोनों कंडीशंस फुलफिल करे, एंड का मतलब, ठीक है। अपन ने ए के सेट को 2 प्रॉपर्टी से लिख दिया, और भी कर सकते हैं अपन। जैसे तुम्हें और देखना है तो लेट्स से अपन ने एक सी सेट डिनोट किया, इसमें अपन लिख रहे हैं टी, और टी इज लेस देन 3 एंड टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, लेट्स से। तो ये देखो ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स और 3 से छोटे। नेचुरल नंबर्स 1 3 से छोटा है 2 है, क्या 3 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 से छोटा नहीं है। इसमें कौन सा सेट बन रहा है, 0 1 2 चलता जाएगा ये। इसमें कौन सा सेट बन रहा है, 2 3 5 7 11। इसमें कौन सा सेट बन रहा है, 2 3 5 7 11। इनके टेबुलर फॉर्म साथ में लिख रहा हूँ मैं, है ना, ताकि समझने में आसानी हो। स्टार्टिंग 4 सॉरी अगेन,
तो डी तक ही आएंगे सिर्फ। तो ये क्लियर है। एक मेथड तुम्हें बोलता है कि डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख दो और एक मेथड बोलता है कि उनकी प्रॉपर्टी लिख दो। सिंपल। क्योंकि अगर मान लो तुम्हें एक सेट बनाना है होल नंबर्स का, तो सारे नंबर थोड़े लिख पाओगे तुम, नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स है। तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है ना। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? चलो अब बात करते हैं, लेट्स से तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, चलो देखते हैं। टैब्यूलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुम्हें, है ना। तो तुम्हारा पहला है एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1, 4, 9, 16, 25, 100। एक सेट है तुम्हारे पास बी, इसमें है तुम्हारे पास ओके ओके ओके, हाँ इसमें तुम्हारे पास ये है एस, सी, एच, ओ, एल। थर्ड है तुम्हारे पास एक और सेट है जिसमें तुम्हारे पास 2, 4, 6, 8, 10। ये है, इन तीन को कन्वर्ट करना तुम्हें, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला होता है अपना सबसे इजी, नल सेट, यानी कि एम्प्टी, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता। एम्प्टी सेट, या फिर इसको बोलते हैं वॉइड सेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई सर्कल और एक लाइन आ रही है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, खाली है ना, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा होता है अपना सिंगलटन सेट। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, क्या बोल रहा है, सिंगल, यानी कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा इसमें सिर्फ। एग्जाम्पल दिखाऊं, एक सेट है ए जिसमें लिखा हुआ है सिर्फ 1, सिंगलटन है। सिमिलरली एक और सेट है बी जिसमें बना हुआ है सिर्फ ए, ये भी सिंगलटन है ना। सिंगल एलिमेंट है भी सिर्फ, एक से ज़्यादा एलिमेंट हुए तो सिंगलटन नहीं होगा, ध्यान रखना, सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो सिंगलटन होगा। क्लियर है। एक सेकेंड, सही है, 1954, ओके, तो कवर हो जाएगा शायद, चलो चेक करते हैं अभी। ठीक है, अपन ने नल सेट देखा है, अपन ने सिंगलटन देखा है। थर्ड कैटेगरी होती है तुम्हारे पास फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट यानी कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फाइनाइट यानी कि जो गिन सको तुम। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट दिया है ए। अब ए में मैंने लिख दिया 1 2 3 4। फाइनाइट है, 4 एलिमेंट्स है, पता है अपने को, तो ये फाइनाइट है। ऐसे ही मैंने एक सेट दिया बी जिसके अंदर मैंने लिख दिया W O D, 3 एलिमेंट्स है, पता है। बट उसी तरफ दूसरा एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ नहीं है, देखो सारे सेट्स तुम्हारे को नाम से ही क्लियर हो रहे हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है इसमें, है ना। कुछ पढ़ने वाला तो है ही नहीं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखना। ए इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर्स कितने होते हैं? खूब सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। तो ये हो गया। या फिर एक और अपन ले लेते हैं कि b इक्वल्स टू वाई, वाई बिलोंग्स टू रैशनल। रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक चीज़ होती है तुम्हारे पास, फिफ्थ, एक होते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स यानी कि देखना, जैसे तुम डेफिनेशन में लिखो इसकी, टू सेट्स A and B are said to be equal। दो सेट्स है A और B, इनको इक्वल बोला जाएगा अगर if every element of set A is member of set B and every element of set B is member of set A। ये क्या बोल रहा है? टू सेट्स A और B, इनको इक्वल बोला जाएगा अगर A का हर एलिमेंट B में इंक्लूड है, या फिर और सॉरी एंड है, तो मतलब ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। सेट ए के भी सारे एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए में हो, तो कुल मिला के ऐसे दो सेट जिनका हर एक एलिमेंट इक्वल हो। ऐसे दो सेट, तुम ऐसे हिंदी में लिख लो, ऐसे दो सेट जिनका हर एक एलिमेंट इक्वल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से तुम्हें एक ही बार में समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। लेट्स से तुम्हारे पास सेट है ए 1 2 3 4, तुम्हारे पास सेट है बी 1 2 3 4। अब देखो ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है, तो इसको बोल देते हैं ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हारे को। एग्जांपल देखना इसके, एक सेट है तुम्हारे पास ए इक्वल्स टू 1 2 3 और एक सेट है तुम्हारे पास बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब देखो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है। बट क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में? 4 नहीं है सर, तो इसलिए ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये होता है नॉट इक्वल्स टू, लिख लेना साइड में, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, और एग्जांपल देखो तुम।
मैंने लेट से एक सेट लिया ए में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। मैंने एक सेट लिया बी में मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इसके टेबुलर फॉर्म में सेट क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और किससे छोटा, 5 से छोटा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 इंक्लूड हो सकता है ना, इक्वलिटी आ रही है। तो ये अब देखो इक्वल है, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी। ये चीज़ होती है, हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, हर एक एलिमेंट, है ना, तो इक्वल सेट होते हैं। क्लियर है? फिर आते हैं, कौन सा था, शायद फिफ्थ। सिक्स्थ क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। ये क्या होते हैं, इक्वल सेट, तो मतलब हर एक एलिमेंट इक्वल। इक्विवेलेंट सेट सिंपल सा इतना बोलते हैं, इफ सेट ए एंड बी, दो सेट है ए और बी, हैव सेम एलिमेंट्स, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोला मैंने, एग्जांपल दिखाऊं? अभी बोल रहा है कि दो सेट्स को ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होए, दो सेट्स के बीच में ये ज़रूरी होना चाहिए कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 4 एलिमेंट्स हैं, तो सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हो। कोई से भी एलिमेंट हो अपने को मतलब है ही नहीं, अपने को सिर्फ नंबर मैच करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक 1 2 3 4। सेट बी देखते हैं, एक 5 6 7 8, सॉरी ये वाले ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। देखो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है बट नंबर इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये देखो, ये क्लियर है क्या तुम्हें? इक्वल सेट क्या होता है पता है, जब हर एक एलिमेंट इक्वल हो। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जब सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे इस सेट में 4 है तो इस सेट में 4 होने चाहिए। कौन से 4 है अपने को टेंशन नहीं है भाई, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। क्लियर है? क्लियर है? इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर पता है तुम्हें क्लियरली? चलो, तो 2 लाइनें लिखना और सोचना, मुझे बताना। तुम ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊँ। इक्वल sets are always equivalent। दूसरी है, equivalent sets are always equal। अब इनको आराम से टाइम लो और सोचो कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, या दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है। टाइम ले और सोचो, है ना, 2 मिनट का टाइम है। तो सोचा फिर तुमने? चलो, तो मुझे बताओ कि कौन सा तो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। क्या सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे? इक्वल सेट मतलब हमेशा इक्विवेलेंट होंगे? कोई से इक्वल सेट लो, एक सेट है, चलो अपन एग्जांपल चेक करते हैं, एग्जांपल से देखते हैं।
एक सेट लिया है अपन ने ए जिसमें है ए बी सी, एक सेट लिया है बी जिसमें है ए बी सी। क्या दोनों इक्वल है? हर एक एलिमेंट है। क्या दोनों इक्विवेलेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 3। तो जब भी इक्वल होंगे तो एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमेशा ट्रू होगा, ध्यान रखना। इसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स आर ऑलवेज इक्वल। अभी अपन ने जो एग्जांपल देखा था, क्या देखा था अपन ने? एक सेट था 1 2 3 4 और एक सेट था अपने पास शायद 5 6 7 8, यही था शायद, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है। ये दोनों इक्विवेलेंट है? क्या ये इक्वल है? नहीं, बिल्कुल। तो ये फॉल्स है, तो ये ध्यान रखना। इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल हो जरूरी नहीं है, बट इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल सेट्स यानी कि सेम एलिमेंट्स यानी कि सेम नंबर, तो इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल नहीं होते। एग्जांपल तुमने देख ही लिया आराम से। अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो फिर से एग्जांपल लिख लेना। अंतर तो पता ही ना तुम्हें, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होते हैं। एग्जांपल लिख के देख लो, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने एक भी चीज़ रटी ना मैथ में, ख़त्म है फिर। रटने की चीज़ कुछ नहीं है, याद करने की चीज़ आएगी, वो मैं पर्टिकुलर बता दूंगा। अभी कुछ नहीं है, बहुत रेयर आएगी। अभी तुम सिर्फ ये ध्यान रखो। क्लियर है? आगे चले तो ये कौन से थे? शायद सिक्स्थ थे इक्विवेलेंट सेट्स। अब अपन बात करते हैं दोनों की साथ में बात करते हैं। चलो ये हटाओ, तुम डायरेक्ट देखो। सबसेट एंड सुपरसेट, ये क्या होते हैं? ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट। देखना, मैंने लिया है लेट से कोई सेट, कैसे बताऊँ तुम्हें, कुछ भी सेट ले लो। लेट से ए इक्वल्स टू, मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3। क्लियर है? और मैंने एक बी सेट ले लिया 1 2 3, जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स है प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। अब तुम खुद बता दोगे सम मतलब क्या होता है, सुपर मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है, नॉर्मल अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि ए और बी है, तो कौन किसका सबसेट है? तो अपन लिखते हैं, देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, बट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ए बी का एक टुकड़ा ही है। ए बी का एक टुकड़ा ही है, तो इसलिए अपन लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक और चीज़ देखते हैं इसमें, बी इज, ए सबसेट है तो बी क्या हुआ? बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट को लिखते कैसे आप देख लो, वो भी देख लो। ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है सबसेट, ऐसे डिनोट करते हैं। ये चीज़ देखो, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक एग्जांपल भी लेके देखते हैं। एक सेट है तुम्हारे पास ए 1 2 3 4, और एक सेट है तुम्हारे पास बी 2 3 4। लेट्स से ये है ना? अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ देखना। मैं तुम्हें पूछूं, क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? नहीं है। तो
ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, लिख लेना, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बट अगर मैं यही बात बी के लिए पूछूं तुम्हें कि क्या बी यहाँ पे ए का सबसेट है, बिल्कुल है। तो यहाँ लिख लेना बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज, ए क्या है, सुपर सेट ऑफ बी। क्लियर है लाइन? सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, यानी कि सबसेट का हर एक एलिमेंट सुपर सेट में होना चाहिए। डेफिनेशन लिख रही हैं, चलो लिख लेते हैं। डेफिनेशन वैसे मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बट लिखनी है तो चलो लिख लो। देखो एग्जाम्पल तुम समझ ही गए। इफ लेट से दो सेट्स है, पहले वो तो लिख लेना, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, if every element of set A is in set B, यानी कि A का हर एलिमेंट B में हो, then A is subset of B, और दूसरी लाइन तो तुम बता ही सकते हो, एंड B is बिल्कुल सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। ये होता है सबसेट, ये होता है तुम्हारे पास सुपर सेट, है ना। अब दो टर्म्स होती है तुम्हारे पास, उन पे बात करें। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चले। दो टर्म्स होती है तुम्हारे पास, एक होता है प्रॉपर सबसेट, और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट प्रॉपर सबसेट ही पूछेगा तुम्हारे से, इम्प्रॉपर सबसेट पूछता ही नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो देखो, प्रॉपर सबसेट यानी कि कोई किसी का सबसेट है। लेट्स से तुम्हारे पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में तुम्हारे 4 स्लाइसेस हैं, है ना। तो ये जो एक है, ये स्लाइस इस पिज़्ज़ा की सबसेट है, क्योंकि ये इस पिज़्ज़ा के अंदर से ही आई है, बिल्कुल आई है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि वो जो स्लाइस तुमने तोड़ी है वो सिर्फ पिज़्ज़ा की एक पीस होनी चाहिए, वो पूरा पिज़्ज़ा ना हो जाए। वो सिर्फ पिज़्ज़ा की एक स्लाइस होनी चाहिए, पूरा पिज़्ज़ा ना हो जाए, ये प्रॉपर सबसेट बोलता है। जैसे सबसेट को तुम, चलो प्रॉपर सबसेट डिनोट कर रहे हो तुम अभी, बट सबसेट को तुम ऐसे डिनोट कर सकते हो, है ना। इस पर ध्यान रखना। यानी कि सबसेट क्या बोलता है, सबसेट बोलता है वो पिज़्ज़ा का, मतलब तुमने जो तोड़ा है, जो तोड़ा है स्लाइस, वो पिज़्ज़ा का पार्ट होना चाहिए। तो पिज़्ज़ा का पार्ट भी हो सकता है, पूरा पिज़्ज़ा भी हो सकता है, वो भी सबसेट है। डेफिनेशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। एक सेट खुद का तो सबसेट हो ही सकता है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए में तो होगा ही, तो सबसेट हो गया, खुद का ही सबसेट हो गया, खुद का ही सब सुपर सेट हो गया, कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी ध्यान रखना, प्रॉपर सबसेट सिर्फ उसी चीज़ को मना करता है। प्रॉपर सबसेट बोलता है कि तो तुम पिज्ज़ा में से स्लाइस तोड़ रहे हो, जो तुम पिज़्ज़ा में से स्लाइस तोड़ रहे हो वो सिर्फ एक स्लाइस होनी चाहिए, पूरा पिज़्ज़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो तुम सबसेट बना रहे हो वो सिर्फ सबसेट होना चाहिए, वो सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए, मेन सेट के इक्वल। जैसे लेट्स से अपन लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, चलो। इफ़, फिर से वो ए बी सेट है, ध्यान रखना। तो इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी,
एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी का सबसेट भी है और ए बी के बराबर भी नहीं है, देन इसका मतलब होता है देन, इस एरो का मतलब इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वो इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाया अपन ने, पता है ना, इस सबसेट वाले साइन के नीचे, और उसी बात को प्रॉपर सबसेट मना कर रहा है कि अगर सिर्फ तुमने पिज्ज़ा में से एक स्लाइस तोड़ी है तो वो सिर्फ उसका पार्ट है। अगर एक सेट है जो एक किसी सेट का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और ए बी बराबर नहीं है, पहले मना कर दिया, तो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चलो थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर करता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो सकता है हो जाए तुम्हें तो चेक कर लेना। देखो सारे कन्फ्यूजन एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं। मैं 3 सेट्स लूँगा, एक ए हो गया 1, 2, 3, एक बी हो गया 1, 2, 3, 4, और एक सी हो गया 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते रहना, इन तीनों के बारे में बोलूँगा मैं। इधर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बिल्कुल है। बी सी का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, बिल्कुल है। सी बी का सबसेट है, सी के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बिल्कुल है। और ए सी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स सी में, बिल्कुल है। ये चारों लाइनें क्लियर है। अब मैं दूसरी लाइन बोल रहा हूँ, देखना, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए बी का सबसेट तो है और ए और बी इक्वल और नहीं है। इक्वल है क्या ए और बी? नहीं है ना, बिल्कुल। ए सी का प्रॉपर सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स सी में है, बट क्या ए और सी इक्वल सेट्स है? नहीं ना, तो प्रॉपर सबसेट हो गया। बट अगर मैं बोलूँ बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, या फिर सी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी और सी सब, बी सी का सबसेट है, ये तो पता है अपने को है। क्या बी और सी इक्वल है? इक्वल की डेफिनेशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो क्या बी का हर एक एलिमेंट सी के हर एक एलिमेंट की इक्वल है? 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, इक्वल है। इक्वल हुए तो प्रॉपर सबसेट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इतनी सी डेफिनेशन में लिख रखा है अपन ने। तो ये चीज़ है, इन दोनों का मतलब समझ गए तुम, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पिज़्ज़ा में से तुमने पूरा पिज़्ज़ा या पिज़्ज़े का कुछ पार्ट उठाया, या पिज़्ज़ा में से सिर्फ तुमने पर्टिकुलर एक स्लाइस उठाई है, वो फिक्स है कि पर्टिकुलर स्लाइस ही है, कभी वो पिज़्ज़ा नहीं हो सकता पूरा। वही चीज़ है, इक्वल हो गए ना कभी भी अगर, तो प्रॉपर सबसेट नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है, तो फिर अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखे, फिर उसके बाद अपन पावर सेट देखेंगे एक, और एक यूनिवर्सल सेट, बस आज के लिए। शायद देखते हैं, टाइम पे देखते हैं तुम्हारे। प्रॉपर्टीज़ लिखो। पहली प्रॉपर्टी, एवरी सेट, जो भी अपन ने बात करी, इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपना सबसेट होता है, बट पावर सेट नहीं होता, हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सेट तो इक्वल हो जाएंगे। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? फाई, फाई क्या होता था? एम्प्टी सेट, ब्रैकेट में लिख लेना एम्प्टी सेट, अगर भूल गए हो तो वैसे याद होगा। इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें कुछ ही तो नहीं है, खाली पड़ा है, तो हर एक सेट का पार्ट है। थर्ड,
बिल्कुल, फाई सबसेट होता है हर एक सेट का, ऐसे ही फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। पाई हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट भी होएगा, है ना, क्योंकि पाई किसी इक्वल होगा ही नहीं सिवाय पाई के, एक्सेप्ट इटसेल्फ, है ना, वो पहले ही कंसिडर करके चल रहा हूँ मैं। चलो लिख भी लेते हैं, एक्सेप्ट इटसेल्फ, वरना तुम कल को मुझे बोल दोगे कि ये चीज़ लिखा है नहीं, है ना। फाई हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट भी होगा सिर्फ खुद के अलावा, फोर्थ, क्योंकि खुद के तो इक्वल हो जाएगा। हाँ, if a finite set has n elements, एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, then there will be a total of 2 to the power n subsets। ये चीज़ तुम्हें याद करनी है, इस पर अपन बात भी कर सकते हैं कि क्यों हो रहे हैं ये, है ना। और फिफ्थ, if a finite set has n elements then there will be, कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, सिर्फ वो एक जो मेन सेट है वो हटेगा, बाकी तो सारे आ जाएंगे। टोटल ऑफ 2 to the पावर n, ये तो टोटल सबसेट थे, -1, वो खुद हट जाएगा, प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे इतने। ये कुछ नहीं है, बेसिक कॉम्बिनेशन है ना, जो तुम्हें मैं बाद में समझाना चाहता हूँ। बाद में अपने एक चैप्टर आएगा PNC, उसमें से बात कर लेंगे इस पर। अभी मैं समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ, तो खूब सारे होते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक सेट है, तो उसका एक सबसेट तो हो गया फाई, हटाओ, एक सब्जेक्ट हो गए तो उसमें तुम सिंगल सिंगल एलिमेंट ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, फिर n ले रहे हो, सिंगल सिंगल। फिर एक सबसेट हो गए, एक टाइप के सबसेट हो गए जिसमें तुम 2 एलिमेंट ले रहे हो, फिर तुम 3 एलिमेंट ले रहे हो, फिर तुम 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 ऐसे इन दी एंड एक टाइप के होंगे जिसमें तुम n पूरे के पूरे ले लोगे, तो ये 2 to the पावर n आ जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ चलो तुम्हें एक बार अभी, ताकि तुम्हारे मन में कुछ गिले शिकवे ना रहे रहने भी नहीं चाहिए, है ना। एक बेसिक सेट ले लेते हैं अपन, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसके सारे सबसेट्स की बात करेंगे, देखना कैसे होंगे। एक तो हो जाएगा इसका फाई, एक में क्या बोल रहा हूँ, सिंगल सिंगल एलिमेंट, पहले तो सॉरी अगेन बार बार कोमा लगते जा रहा है, ये हो गए सिंगल सिंगल। अब बात करेंगे डबल डबल की, यानी कि 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 1 आ नहीं सकता क्योंकि 2 1 आ गया है पहले ही, 2 2 आ नहीं सकता क्योंकि सेट में 2 नंबर इक्वल होते ही नहीं है, सिंगल 2 होएगा तो वो पहले आ रखा है। फिर आएंगे 3 नंबरों पे, तो 1 2 3 and then 1 2 4 then 1 3 4 then सॉरी अगेन 1 नहीं आएगा आपकी बार, 2 3 4 और कुछ बच गया क्या, बिल्कुल हो गए सारे। 3 4 1 वो सब सेट में देखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये लिख लेना चाहिए इसे, सेट में, मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में लिखो तुम, ये चाहे से तुम्हारी कॉपी में लिख लेना, ऊपर ही लिख लेना, जो ऊपर जगह होती है ना, ब्लैंक स्पेस होता है,
वहीं लिख लेना, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखे ना 1 to 4, अब मैं 2 1 4 या 4 to 1 या 4 1 2 ये सब बार बार नहीं लिखूँगा, वो 1 to 4 में सब कवर हो गया, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। और 3 एलिमेंट्स के लिख लिए, अब 4 एलिमेंट्स का क्या होगा, खुद सेट, ये हो गए। अब ये गिन लेते हैं अपन कितने हैं। अब देखो पहले तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें एलिमेंट्स है 4, कितने हैं 4, तो टोटल सबसेट्स कितने होने चाहिए अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ छोटा है क्या अपना, ओह 3 4, ये मिस कर दिया ना अपन ने, 3,4, तो अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए, चेक हो गया। तो ये होते हैं प्रॉपर्टीज़, ये अपन ने एक एग्जांपल देख लिया कि एक सेट के सबसेट्स कैसे आते हैं, और यही तुम्हारा अगला टॉपिक है ना। तो मैं अगला टॉपिक ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, वो यही है, उस पर थोड़ी बात करेंगे अपन और, पर ये नॉर्मल बात नहीं करेंगे कि सबसेट्स कैसे आ रहे हैं, ये तुम इसमें सीख गए ना। अब देखो, अब तुम्हारे 2 टॉपिक्स और देखो तुम, 52, हाँ तो चलो फिर ज़्यादा नहीं कराएंगे, अब ख़त्म करेंगे इसको, बाकी अगली लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो पहले तो ये देखो कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर या फिर इसी को बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ सेट, ये कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे एग्जांपल देखना, अगर मैंने एक सेट लिया ए जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, तो मैं पूछूंगा इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो इसका कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने हैं 4, सिंपल। अगर एक सेट है अपने पास, जैसे वही 2 3 प्राइम नंबर वाला लेते हैं, चलो 2 3 5 7 11, तो अगर मैं पूछूं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू, ऐसे डिनोट किया जाएगा एन ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा 2 3 4 5, ये होता है कार्डिनल नंबर, है ना। अब बात करते हैं तुम्हारे लास्ट 2, एक होता है पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये डेफिनेशन है इसकी। जैसे अपन ने अभी एक एग्जांपल किया था, एक सेट था अपने पास ए, और इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं वो देख लेना, पी ऑफ ए से, अगर ए सेट की बात हो रही है तो। जैसे देखो एक सेट लिया था अपन ने 1 2 3 4, ठीक है, इसके अपन ने सारे सबसेट्स बनाए थे, क्या क्या बनाए थे चलो मेरे को वापस बताना, एक था 5, एक था सिंगल, सिंगल बना रहा हूँ मैं पहले तो, कॉमा की आदत नहीं छूटेगी, अब मैं फिर क्या करूँगा, डबल डबल बना रहा हूँ, 1,3 1,4, फिर 2,3, अब 2 के साथ कौन बच गया 4, अब कौन बच गया 3 के साथ 4 बच गया, 4 के साथ तो सब आ ही चुके हैं, फिर अब 3 3 का बनाऊँगा मैं, 1 2 3 1 3 4 और 1 2 4 और 2 3 4 बस, और शायद 4 का एक बनेगा, 1 2 3 4 16 हो गए क्या, देखो 2 की पावर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, तो पूरे सेट्स हो गए, ये सब सेट्स है अपने, है ना, ये इसके सब सेट्स है। तो पावर सेट कुछ नहीं होता, पावर सेट ऑफ ए, देखना क्या होगा,
एक बड़ा सेट जिसमें सारे सबसेट आ जाएंगे। ये तुम्हारा पावर सेट होता है। बस एक सबसेट वाले ब्रैकेट लगाया हूँ, मतलब सेट वाले ब्रैकेट लगाया हूँ बाहर, और कुछ नहीं किया हूँ मैं अलग। बाकी सारे सबसेट लिख दिया इसके जितने थे। यहाँ पे कॉमा 1 2 3 1 3 4 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4, ये 2 है ना, और ये सेट बंद हो गया। तो पावर सेट ये होता है बस। पावर सेट में अपन ने क्या किया है, सिंपल से दो बार आउटर ब्रैकेट्स लगाए और उसमें सारे सबसेट लिख दिए, ये पावर सेट हो गया। बिल्कुल यही होता है ना। तो बोला था ये मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसमें ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। हाँ, अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, वो देखना बस तुम। कार्डिनल नंबर पे बेस्ड होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो तुम्हारे पास पावर सेट ऑफ ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, यानी कि कार्डिनल नंबर क्या है इस पावर सेट का, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हैं, गिनो। 16। ये कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के कितने सबसेट्स होंगे, वही तो है ये। तो पावर सेट में कभी भी तुम्हें पता लगाना हो कि कितने एलिमेंट्स है, तो कुल मिला के इतना पता लगा लो कि कितने वो है सबसेट्स, और सबसेट्स कितने होते हैं तुम्हें पता ही है। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके 2 टू द पावर n सबसेट्स होते हैं। तो ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ देख लो, ये चीज़ क्लियर है क्या। लेट्स से कोई सबसेट है ए, अगर मैं बोलूँ ए में 4 एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर 4 16। तो उसके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में 16 एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि 16 सबसेट्स हैं। पावर सेट में अपन सबसेट ही तो लिख रहे हैं। अपने पास एक सेट है ए में कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट, तो कितने सबसेट, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट 16 सबसेट्स है। पावर सेट क्या बोलता है, पावर सेट बोलता है कि मेरे को सारे सबसेट दे दो बस। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट, जितने सबसेट, कितने सबसेट, 16 सबसेट। तो ये तुम्हारा पावर सेट होता है। तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराता हूँ एक टाइप के, जिससे तुम्हारे को ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक सेट है ए, है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, ठीक है। एक सेट है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4। अगर तुम्हारे को पता लगाना है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो कितने हो जाएंगे, जितने सबसेट्स है इतने सबसेट्स है 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो यानी कि इस सेट का पावर सेट है ये, तो 2 टू द पावर 16 कितना होएगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है। ऐसे ही फिर तुम्हें बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, शायद ब्रैकेट्स मैच कर रहे होंगे, चेक कर लें। तो ये क्या है, ये इसका पावर सेट है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इतने, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 16। अगर तुम्हें कोई बोले कि n टू द पावर ऑफ ए, 1 2 3 1 2 3 4, बिल्कुल 2 3 4 ब्रैकेट्स गिन लेना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये इसका पावर सेट है, तो इसमें कितने होंगे, 2 टू द पावर 16। सिंपल।
निकालना ही नहीं है अपने को सबसेट, अपने को नंबर ही तो बताना है, तो डायरेक्ट बता दिया, बात खत्म। क्लियर है? और एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब कुछ नहीं होता, एक लाइन लिख लेना बस, सिंपल सी। वैसे कोई पूछेगा भी नहीं कभी तुम्हें, बट यूनिवर्सल सेट का एक लाइन लिख लेना फिर भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट इज consisting of all possible elements which occur in discussion। यानी जिस चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है उस चीज़ से रिलेटेड जितने एलिमेंट्स हो सारे यूनिवर्सल सेट है। जैसे अपन ने बात करी प्राइम नंबर्स, तो जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, ये चीज़ है ना। इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है अभी। कल अपन बात करेंगे, यहीं से देख लेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किस किस की बात करनी है अपने को कल। ये मत लिखना तुम कॉपी में। ऑपरेशंस पे बात करेंगे अपन, फिर अपने को बात करनी है थोड़ी पेन डायग्राम पे बात करनी है, फिर अपने को बात करनी है थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पे बात करनी है, और फिर अपने को बात करनी है ऑपरेशंस देख लिए, हाँ, और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ होगी कार्डिनल नंबर से रिलेटेड। कार्डिनल प्रॉपर्टीज़ लिख लेता हूँ उनको ताकि कल याद रहे बस। इन 4 पे अपन डिस्कस करेंगे कल, फिर अपने सेट्स ख़त्म। ठीक है, तो कितनी देर हो गई तुम्हें? घंटा भर हो गया आज तो। कोई ना, आप सो जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नींद तो लेनी है वैसे भी तुम्हें, तो ठीक है। क्या? अच्छा, अब भी जानना है तुम्हें? 1 घंटे से ऊपर हो रहा है देख लो, उसमें फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा 5 मिनट जाएगी। चलो भाई, तुम्हें जानना है तो देख तो कुछ। एक लॉ होता है, मुझे नहीं पता, कुछ बी से नाम होता है इसका, कुछ बी से कुछ नाम होता है, एक लॉ होता है। ये क्या बोलता है, देखो, तुम कभी भी अगर तुम्हारे रियल डेटा जहाँ भी होगा, जैसे कि बिल्स या फिर हेल्थ रिकॉर्ड्स या फिर टैक्स या फिर फ़ोन नंबर्स या फिर कुछ भी जो रियल डेटा है ना, उसमें अगर तुम देखोगे ना, तो occurrence of 1 is greater than occurrence of 2 is greater than occurrence of 3 and so on। लास्ट में आता है occurrence of 9। यानी कि उस डेटा में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा 1 सबसे ज़्यादा आता है, 2 से कम, 3 उससे कम और 9 उससे कम। और अगर तुम्हें कोई ऐसा डेटा दिख जाए जिसमें 9 ज़्यादा आ रहा है, मतलब डेटा का मतलब ये नहीं कि तुम एक सिंपल से फ़ोन नंबर को मैच कर लिया, मैं बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए बढ़िया, जिसको तुम चेक करोगे। जैसे कभी करते हैं ना फेक पेपर एनालिसिस, कि वो फेक है नहीं है, वो तो इसी चीज़ से पता लगा जाता है कि अगर ये उल्टे ऑर्डर में हो जाए कि 9 ज़्यादा आ रहे हैं 1 आ ही नहीं रहे, तो वो फेक है। वो उस चीज़ से पता लगाए जाते हैं, है ना, ऑथेंटिसिटी। कारण क्यों, ऐसा क्यों होता है कि 1 ज़्यादा आता है, 2 से कम आता है, 3 उससे कम आता है, 9 उससे कम आता है? ये वो लॉ बताता है। देखना, सिंपल सा कारण है, और ये तुम्हारे कैट में भी काम आएगा। अगर तुम बाद में कभी कैट का एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसमें भी काम आएगा। तो एक चीज़ देखना, अगर मैं 1 से 2 पे जंप कर रहा हूँ तो कितना % चेंज कर रहा हूँ मैं? 100% चेंज हो रहा है।
1 से 2 यानी कि 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। कितने पे? 1 पे, तो 100% हो गई। जब मैं 2 से 3 पे चेंज आ रहा हूँ तो कितने का जंप कर रहा हूँ मैं? फिर से 1 यूनिट का, बट 2 पे, यानी कि 50% चेंज। जब मैं जा रहा हूँ 3 से 4 पे, कितना चेंज कर रहा हूँ? 1/3, यानी कि 33.33% चेंज। जब मैं जा रहा हूँ 4 से 5 पे, तो कितना चेंज कर रहा हूँ? 1 यूनिट का, 4 पे, तो यानी कि 20% चेंज। जब मैं जा रहा हूँ 5 से 6 पे, तो कितना चेंज कर रहा हूँ? 1/5, यानी कि सॉरी, ये 25 है, ये 20% है। सिमिलरली जब मैं जा रहा हूँ 6 to 7 पे, कितने का चेंज कर रहा हूँ? 1 6 पे, यानी कि 16.66%। जब मैं जा रहा हूँ 7 से 8 पे, तो कितने का चेंज कर रहा हूँ? 1/7, कितना हो गया? 14.28%। जब मैं जा रहा हूँ 8 से 9 पे, तो कितने का चेंज कर रहा हूँ? 1/8 का, कितना हो गया? 12.5%। जब मैं, बस इतना ही देखना है। तो देखो, कुछ नोटिस करो, ये 100% था, ये 50% हो गया, ये 33, ये 25, ये 20, ये 16.66, ये 14.28, ये 12.5। ये क्या हो रहा है? परसेंटेज चेंज। और ये इनकी परसेंटेज है अकरेंस की, पॉसिबिलिटी कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि 8 से 9 पे जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी 1 से 2 पे जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी 2 से 3 पे जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी 3 से 4 पे जाएगा। तो देखो, 2 से 3 पे जाने की जो पॉसिबिलिटी है और 7 से 8 पे जाने की जो पॉसिबिलिटी है, उनमें खूब डिफरेंस है। तो उसीलिए वो क्या होता है, नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, वो आते रहते हैं, बट 9 तक आ ही नहीं पाते बहुत सारे नंबर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है ना अपने आप में। तो ये चक्कर है ना, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल तो कैसे दिखाऊँ मैं यार तुम्हें? एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल यार देखना पड़ेगा मुझे भी, बट ये चीज़ होती है, ये मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स प्रूव्ड है, मतलब है, ये लॉ एग्जिस्ट करता है। तो इसी से पता लगाया जाता है कौन से फेक डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा फेक डेटा है। ये चीज़ वहाँ यूज़फुल होती है, तो ध्यान रखना है ना। कारण पता लग गया तुम्हें क्यों हो रहा है ये, वो क्यों पे ध्यान दिया करो तुम हर बार। तुम दिन में, मैथ छोड़ो, तुम दिन में 10 चीज़ें सीखते हो, वो 10 चीज़ें तुम सीख तो जाओगे, बट मैं फिर बोल रहा हूँ 10 चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है जब तक तुम उन 10 चीज़ों पे क्यों नहीं पूछोगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्यों पूछने की आदत डालो हर चीज़ पे, हर एक चीज़ पे मैं फिर बोलता हूँ, क्योंकि अगर तुम क्यूरियोसिटी तुम्हारी बचपन में ख़राब कर दी, अभी ख़त्म कर दी, तो फिर बात तक फिर वही है, जिसमें दुनिया चल रही है तुम ही उसमें चलोगे। तो क्यूरियोसिटी लाओ अपने अंदर, है ना। हर चीज़ पे कम से कम क्यों पूछा करो, और पूछोगे नहीं तो कम से कम जानने की वो रखा करो कि खुद से देख लूँगा मैं क्यों हो रहा है। रीज़न ढूंढो, पूरा गूगल पड़ा है तुम्हारे पास, ढूंढो, तुम रीज़न ढूंढने तो जाओ, पूरा समुंदर है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है, तुम ढूंढने ही नहीं जाते, तुम ढूंढने ही इंस्टाग्राम पे रील्स जाते हो, उस पर मैं क्या ही बोलूँगा। तो वही बात है, एक तरफ ज्ञान का समंदर है, दूसरी तरफ दूसरी तरफ तुम्हारे कच्चा बादाम है, या फिर और भी बहुत कुछ है। तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें क्या सीखना है, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। फिर तुम बोलते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, या ये है वो है, कहीं ना कहीं कारण तो तुम भी हो ना उसके। कैसे? पहली चीज़, तुम अपने आप में स्किल्स डेवलप नहीं करते, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कहाँ से? और तुम अपने आप में स्किल्स डेवलप कर रहे हो, फिर तुम्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो तुम जो चीज़ सीखोगे, जो तुम नॉलेज लोगे, मैं फिर बोलता हूँ,
जिस दिन तुम एजुकेटेड हो गए ना, उस दिन तुम सबसे पहला काम क्वेश्चनिंग करोगे। क्वेश्चनिंग, सवाल पूछोगे। सवाल घर पे, कलीग से, सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, नेशन से, हर एक से सवाल पूछोगे। तो अगर तुम सवाल पूछने की तुम्हारी आदत नहीं है तो तुम एजुकेटेड नहीं हो अभी तक, है ना। तो सबसे पहले ह्यूमन बनो, फिर एजुकेटेड बनो। बाकी तो बाद में बनते रहना भाई, बाकियों से मुझे काम भी नहीं है। मेरी तरफ से तो तुम ये 2 चीज़ें बन जाओ, खूब है। चलो ठीक है, चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। क्वेश्चंस कल कराऊंगा मैं इसके, है ना, अगर कल हो गया तो।